हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ 22 जनवरी 2022 के डेली पीआईबी एनालिसिस के साथ। तो संडे को पीआईबी एनालिसिस नहीं आता है, ये सैटरडे का है, याद रखिएगा। तो आज शाम को अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि आज सुबह मैं अपलोड नहीं कर पाया। बाकी संडे को आता नहीं है तो वापस मंडे से हम लोग रूटीन पे आ जाएंगे। आपको पता है तबीयत खराब थी तो आज का डिस्टर्ब हुआ थोड़ा सा, मॉर्निंग की बजाय इवनिंग में अपलोड हो रहा है। चलिए आज का पहला आर्टिकल देखते हैं। हाल ही में हमारे जो नेवल चीफ हैं आर हरि कुमार, इन्होंने डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से बात की और डीप ओशन मिशन पर डिस्कस किया, जो कि इंडिया की ब्लू इकोनॉमी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। आपको पता ही है डीप ओशन मिशन। डीप ओशन मिशन किसका है? ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस का मिशन है। 2018 में अनाउंस किया गया था और अप्रूव किया गया है मेरे ख्याल से जून 2021 में। तो देख लेते हैं। हमारे एडमिरल आर हरि कुमार यानी नेवी चीफ आर हरि कुमार हाल ही में इन्होंने डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से बातें की। पर्पस क्या था कि जो डीप ओशन मिशन के लिए कोऑपरेशन चाहिए उस पर डिस्कशन किया जाए। और डीप ओशन मिशन इंडिया की ब्लू इकोनॉमी के लिए एक टॉर्च बियरर का काम करेगा। टॉर्च बियरर आपने देखा होगा, जब खदानों में जाते हैं तो आगे टॉर्च दिखाता है बंदा जो सबसे आगे रहता है। तो एक तरह से डीप ओशन मिशन इंडिया की ब्लू इकोनॉमी के लिए उसी टॉर्च बियरर का काम करेगा, क्योंकि सबसे आगे वही होगा। डीप ओशन मिशन, देखिए इंडिया का जो ओशन है उसके फ्लोर पर जाना है और जो रिसोर्सेज हैं उनको बेहतरीन टेक्नोलॉजीज़ की मदद से उनको कंज्यूम करना है या फिर उनको ऊपर लेके आना है ताकि यूटिलाइजेशन कर सकें। जैसे मैग्नीज हुआ, कोबाल्ट हुआ, इन सब का यूज़ करना है हमें डीप ओशन मिशन के तहत। इंडियन नेवी भी एक मेंबर है डीप ओशन काउंसिल का। भाई क्यों इंडियन नेवी क्यों मेंबर है? क्योंकि जो आपकी सबमरीन जाएगी ना 6000 मीटर की बॉटम सतह पर, उसको लॉन्च करने का और रिकवर करने का काम इंडियन नेवी ही करेगा। इसीलिए जो डीप ओशन काउंसिल है उसमें इंडियन नेवी भी रहने वाली है। तो डीप ओशन मिशन मिशन मोड प्रोजेक्ट है ब्लू इकोनॉमी इनिशिएटिव के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। ये थोड़ा सा आप याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने क्या कहा कि देखिए जो सबमरीन 6000 मीटर की गहराई पर जाने वाली है उसका नाम क्या है? मत्स्य 6000। क्या नाम है? मत्स्य 6000। ये जाएगी बॉटम पर और फिर इसको वापस आना है। कई सारे ऑर्गेनाइजेशन ने इसको मिलकर बनाया है, आप यहाँ पढ़ लीजिए, इसरो, आईआईटीएम और डीआरडीओ द्वारा। इस सबमरीन में 3 लोग होंगे जो कि 6000 मीटर यानी 6 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाएंगे, ओशन फ्लोर पर जाएंगे। ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज द्वारा डीप ओशन एक्सप्लोरेशन को कैरी आउट किया जा रहा है नॉन लिविंग रिसोर्सेज के लिए। नॉन लिविंग रिसोर्सेज, ये शब्द याद रखिएगा, लिविंग रिसोर्सेज इसमें शामिल नहीं है। जैसे आपका हुआ पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स हैं, इसमें आपके मैग्नीज के हुए, गैस हाइड्रेट हुए, हाइड्रोथर्मल सल्फाइड्स हुए, कोबाल्ट हुआ, इन सभी को सर्च करना है 1 किलोमीटर से लेकर 5.5 किलोमीटर की हाइट के बीच में। तो मोदी गवर्नमेंट द्वारा हाल ही में यानी जून 2021 में डीप ओशन मिशन को अप्रूव कर दिया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज का मिशन है। डीप ओशन मिशन के लिए टोटल बजट दिया गया है 4077 करोड़ का, 4077 करोड़ का दिया गया है और 5 वर्ष के लिए मिशन है डीप ओशन मिशन। याद रखिएगा ये बात। यहाँ आप देख लीजिए 2018 में ये अनवील किया गया था डीप ओशन मिशन मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस का। देखिए अभी तक डीप ओशन मिशन पर एक्सप्लोरेशन करने के लिए टेक्नोलॉजी इंडिया के पास नहीं थी। अब इंडिया 6वां देश बन गया है। इससे पहले P4 प्लस जापान के पास ये टेक्नोलॉजी थी। P4 कंट्री मतलब परमानेंट 5, जो कि यूनाइटेड नेशन में परमानेंट है। तो P4 कौन सी हैं? आप यूके को निकाल दो तो बाकी इसमें शामिल हो जाती हैं। अब इंडिया 6वां देश होगा जिसके पास डीप ओशन मिशन के लिए टेक्नोलॉजीज और एक्सपर्टाइज होंगी। इंडिया का जो मैरीटाइम पोजीशन आप देख लीजिए 7517 यानी 7517, इतनी लंबी इसकी कोस्ट लाइन है, लगभग 1382 द्वीप पड़ते हैं। तो डीप ओशन मिशन इंडिया के लिए हेल्प करेगा। और आपको याद ही होगा इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी, इंडिया को इन्होंने इंडियन ओशन रीजन में नहीं, हिंद महासागर क्षेत्र में 75,000 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है दिया है डीप ओशन मिशन के लिए कि वहाँ पर आप एक्सप्लोरेशन कर सकते हो। अगर इंडिया सक्सेसफुल रहता है तो ये 75,000 स्क्वायर किलोमीटर में इंडिया को लगभग मैग्नीज कितना मिलेगा? 92.6 मिलियन टन, जो कि हमारे एनर्जी रिसोर्स के बहुत बड़ा काम आएगा। तो इसीलिए इंडिया जो है डीप ओशन मिशन पर फोकस कर रहा है। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे इन्वायरमेंट मिनिस्टर हैं श्री भूपेंद्र यादव जी। इन्होंने एक स्टेटमेंट डिलीवर किया है 4थी एशिया मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन टाइगर कंजर्वेशन पर। ठीक है, मलेशिया द्वारा ये ऑर्गेनाइज की गई है
एशिया मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन टाइगर कंजर्वेशन, भूपेंद्र यादव जी ने इसको एड्रेस किया है। देख लेते हैं क्या है। हाल ही में चौथी एशिया मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन टाइगर कंजर्वेशन हुई है, भूपेंद्र यादव जी ने भी इसको एड्रेस किया है। ये जो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुई है ये एक तरह से ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम के तहत काम करती है, यानी कि वो जो ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम है उसका रिव्यू करने का काम करती है एशिया मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन टाइगर कंजर्वेशन। बाकी आपको पता ही है जो टाइगर रिजर्व होते हैं वहाँ पर जो कम्युनिटी रहती है वो रिसोर्सेज पे डिपेंड रहती है, बाद में टाइगर्स की पॉपुलेशन को भी हमें इंश्योर करना है। तो एक तरह से टाइगर एजेंडा है, ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम के तहत ये सारा जो है मैंडेट किया गया है कि कम्युनिटी को भी नुकसान ना हो और टाइगर्स भी जो हैं उनकी पॉपुलेशन भी 4 गुनी हो या फिर इंक्रीज हो। ये जो एशिया मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस हुई है टाइगर कंजर्वेशन पर, इसको मलेशिया ने होस्ट किया है ग्लोबल टाइगर फोरम के साथ मिलकर, तो इसके लिए थैंक बोला गया है, वो बात अलग है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं टाइगर कंजर्वेशन पर। इसके लिए जो बजट एलोकेशन था टाइगर कंजर्वेशन का 2014 में 185 करोड़ था, कितना 185 करोड़, और ये 2022 में 300 करोड़ हो रहा है। तो कुल मिलाकर टाइगर कंजर्वेशन पर इंडिया में फोकस किया जा रहा है। और जो CATS एक्रीडिटेशन है, इंडिया में 14 टाइगर रिजर्व्स को मिल चुका है। 14 टाइगर रिजर्व, इसमें कितने हैं 52 टाइगर रिजर्व्स हैं, इसमें से 14 को CATS एक्रीडिटेशन मिल चुका है। यहाँ देख लीजिए 2018 में ही इंडिया ने टाइगर की पॉपुलेशन को डबल कर लिया है, मैं 4 गुनी बोल गया सॉरी। 2018 में ही इंडिया ने टाइगर की पॉपुलेशन को डबल कर लिया है 2006 की बजाय देखा जाए तो, यानी 2022 टारगेट था तो 4 वर्ष पहले इंडिया ने डबल कर लिया है। बाकी 51 जो टाइगर रिजर्व अभी तक थे, अभी 52 तो अभी ऐड हुआ है राजस्थान का, जो अभी तक 51 थे उसमें 4.3 मिलियन मैन डे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ। तो ये अपने आप में मतलब कि एक तो हम रिसोर्सेज को बढ़ा रहे हैं, टाइगर पॉपुलेशन को कंट्रोल कर रहे हैं, फिर जॉब भी क्रिएट कर रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। ग्लोबल टाइगर फोरम की बात कर लेते हैं। तो इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल बॉडी है ये, जो टाइगर कंजर्वेशन के लिए बनाई गई। देखिए 1994 में ग्लोबल टाइगर फोरम की स्थापना की गई। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, नई दिल्ली में, ये याद रखिएगा आप। जनरल असेंबली ऑफ ग्लोबल टाइगर फोरम ये हर 3 वर्ष में मिलती है। तो ग्लोबल टाइगर फोरम देख लीजिए सेटअप की गई थी वर्ल्ड वाइड कैंपेन को प्रमोट करने के लिए, ताकि टाइगर को उसके हैबिटेट में रक्षा की जा सके। ठीक है, ग्लोबल टाइगर फोरम में 13 टाइगर रेंजेस कंट्री हैं जहां पर टाइगर पाए जाते हैं। ठीक है, ये वो 13 टाइगर रेंजेस कंट्री हैं। हाल ही में यूके जो कि टाइगर रेंज कंट्री नहीं है, फिर भी उसने ग्लोबल टाइगर फोरम को ज्वाइन कर लिया है। सॉरी, इसका मतलब ग्लोबल टाइगर फोरम में 14 कंट्री हो गई हैं। इंडिया में देख लीजिए टाइगर पॉपुलेशन 2967 है, जो कि टोटल यानी ग्लोबल टाइगर पॉपुलेशन का 70% है। तो जायज़ है कि ग्लोबल टाइगर फोरम का हेडक्वार्टर इंडिया में ही होना चाहिए। इंडिया में पर एनम टाइगर की ग्रोथ 6% है 2006 से देखा जाए तो। हाईएस्ट टाइगर कहाँ पाए जाते हैं, MP में, मध्य प्रदेश में 526 हैं, फिर कर्नाटका आता है। अच्छा, अभी हाल ही में एक टाइगर डेथ की रिपोर्ट जारी हुई थी, उसको भी हमने PIB में पढ़ा था। सबसे ज़्यादा टाइगर की डेथ कहाँ हुई थी, MP में ही, वो भी याद रखिएगा। 2010 में जो सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट हुई थी, उसी में कहा गया था टाइगर की पॉपुलेशन हमें 2022 तक डबल करनी है, लेकिन हमने 2018 में ही डबल कर लिया। ठीक है, तो ये 2022 टारगेट था। इंडिया के बाद मेरे ख्याल से नेपाल ने भी डबल कर लिया है। चलिए अगला आर्टिकल देखते हैं, उससे पहले ये देख लीजिए 52 टाइगर रिजर्व इंडिया में है। हाल ही में रामगढ़ विजनरी सेंचुरी जो कि बुधनी डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान का, वो 52nd टाइगर रिजर्व इंडिया का बना है और चौथा टाइगर रिजर्व बना है राजस्थान का। इंडिया ने टाइगर जोन 5 जोन में डिवाइड किए हैं इंडिया में। देखिए शिवालिक हिल्स एंड गंजेटिक प्लेन, सबसे टाइगर हैं आपके सेंट्रल इंडिया एंड ईस्टर्न घाट में, बाकी वेस्टर्न घाट, नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स, ब्रह्मपुत्र प्लेन और सुंदरबन, ये 5 क्षेत्र हैं जहां पर टाइगर पाए जाते हैं। अगला आर्टिकल पावर एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर हैं RK सिंह, इनके द्वारा सोलर रूफटॉप स्कीम को रिव्यू किया गया है, साथ ही साथ कुछ प्रोसेस को सिंप्लीफाई किया गया है। देख लेते हैं। मिनिस्टर ऑफ पावर एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी श्री RK सिंह, इन्होंने 19 जनवरी 2022 को रूफटॉप स्कीम की प्रोग्रेस को रिव्यू किया। इस दौरान इन्होंने कहा कि जो नेट मीटरिंग है वो 15 दिन में हो जानी चाहिए,
यानी जैसे ही आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन होकर नेट मीटरिंग मतलब मेन सप्लाई से कनेक्ट कर दीजिए आप उसको, ताकि ये पता चलने लगे कि नेट इलेक्ट्रिसिटी कितना कंज्यूम किया गया है कंज्यूमर के द्वारा और कितनी वापस की गई है डिस्कॉम्स में, क्योंकि डिस्कॉम्स को जो वापस आ रही है उसका पैसा भी मिलना है ना कंज्यूमर को। उसके अलावा इन्होंने कहा कि पहले जो लिस्टेड वेंडर्स थे आप उनसे ही इंस्टॉल करवा सकते थे, लेकिन अब नेसेसरी नहीं होगा हाउस होल्ड के लिए कि वो सिर्फ लिस्टेड वेंडर से ही इंस्टॉल करवाए। यानी पहले क्रेडिट मतलब कि जो आपकी सब्सिडी है 40% की 20% की वो आपको तभी मिलती थी जब लिस्टेड वेंडर से आप इंस्टॉलेशन करवाएं, लेकिन अब वैसा नहीं रहेगा। आप किसी से भी इंस्टॉलेशन करवाएं आपको सब्सिडी मिलेगी। हाँ, बस नेट मीटरिंग उसको भी भैया 15 दिन में इंश्योर करवानी पड़ेगी, इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। यहाँ पर आप देख लीजिए, अगर 3 किलोवाट तक का आपका सोलर पैनल लग रहा है तो 40% की सब्सिडी मिलेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा, और 20% मिलेगी अगर 3 किलोवाट से 10 किलोवाट के बीच में लग रहा है। तो ये याद रखिएगा, और 30 दिन में ये डिस्कॉम्स द्वारा सब्सिडी आपके बैंक अकाउंट में आ जानी चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टारगेट है 2022 फाइनेंशियल ईयर तक 100 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना, सोलर एनर्जी कह रहा हूँ मैं। उसमें से 40 गीगावाट यानी 40,000 मेगावाट आपकी रूफ टॉप सोलर से रहेगी, बाकी आपकी ग्राउंड माउंटेड रहेगी। ग्रिड कनेक्टेड जो रूफ टॉप हैं या फिर सोलर फोटो वोल्टेइक पैनल हैं, ये सारा इम्प्लीमेंटेशन होना है डिस्कॉम्स के द्वारा। ये डिस्कॉम्स देख लीजिए आप। तो ये जो सब्सिडी क्रेडिट की जाएगी आपकी 40% या फिर 20% वो डिस्कॉम्स पे करेंगी आपको। नेट मीटरिंग जो है इन्फॉर्मेशन वेंडर देगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। 30 दिन के अंदर ये आपकी सब्सिडी जानी चाहिए। 3 किलोवाट और 10 किलोवाट का अलग अलग आप क्राइटेरिया याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है वाइस प्रेसिडेंट ने बात की है किस बात पे, एनर्जी सिक्योरिटी और प्रोडक्शन ऑफ क्रूड ऑयल पर। तो वाइस प्रेसिडेंट सेक्रेटरी एसएससी सीजीएल में जो पोस्ट निकलती है सबसे ज़्यादा कट ऑफ इसी की जाती है, वाइस प्रेसिडेंट जो एएसओ होता है। वाइस प्रेसिडेंट श्री एम वेंकैया नायडू जी द्वारा कहा गया है कि इंडिया में क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन बनना चाहिए और जो एनर्जी सिक्योरिटी को इंश्योर करना है इंडिया में, उसके लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट के एफर्ट भी बढ़ने चाहिए, तभी हम आत्मनिर्भरता को अचीव कर सकते हैं। ठीक है, बिना एनर्जी के विषय में सोचे हम आत्मनिर्भरता को अचीव नहीं कर सकते हैं। इंडिया वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट कंज्यूमर है क्रूड ऑयल का, लेकिन हम अपनी मांग का 80% इम्पोर्ट से कंप्लीट करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हेल्प स्कीम लॉन्च की, हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी लॉन्च की। देख लेते हैं क्या है इसमें हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी। उससे पहले ये देख लीजिए, वाइस प्रेसिडेंट द्वारा हाल ही में पहली कॉन्वोकेशन सेरेमनी को एड्रेस किया गया IIPE विशाखापट्टनम की। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम एनर्जी इसके द्वारा पहली कॉन्वोकेशन सेरेमनी ऑर्गेनाइज की गई। ये कहाँ पर है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम एनर्जी विशाखापट्टनम में, उसी को एड्रेस कर रहे थे। इंडिया की जो प्राइमरी एनर्जी डिमांड है वो 3% के हिसाब से बढ़ रही है अगले 2045 तक, ठीक है, नहीं 25 वर्षों तक। लेकिन जो डिमांड मतलब कि प्रोडक्शन हो रहा है वो 1% से भी कम हो रहा है। तो ऐसे में हम लोग परेशान हो जाएंगे। सॉरी, इंडिया की जो एनर्जी डिमांड है वो 3% बढ़ रही है, जबकि ग्लोबल एनर्जी डिमांड क्या है? 1% बढ़ रही है। समझ रहे हैं? तो इंडिया की जो डिमांड है वो हाई है ग्लोबल एनर्जी डिमांड, क्योंकि हमारे यहाँ इंडिया में क्या है, अब एक विकासशील देश की तरफ से हम लोग विकसित देश की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में एनर्जी डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, जबकि वर्ल्ड या तो जो लोग विकसित हो चुके हैं विकसित हो ही चुके हैं, जो विकासशील हो रहे हैं तो वो बहुत मिनिमल स्टेज पे हैं। तो ऐसे में उनकी एनर्जी डिमांड कमी होगी। हेल्प बात करें, मार्च 2016 में हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन पॉलिसी लॉन्च की गई, लाइसेंसिंग पॉलिसी। इसमें सिंपल से मैं बता देता हूँ, टारगेट था 2022-23 तक ऑयल और गैस आउटपुट को डबल करना। हेल्प पॉलिसी के तहत पहले जो पॉलिसी थी उसमें आपका प्रॉफिट शेयरिंग मॉडल था कि जितना प्रॉफिट कमाएंगे उतना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दे देंगी। लेकिन हेल्प पॉलिसी जब आया तो रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल हो गया कि राजस्व जितना बनाएंगे आप दे देंगी। बाद में रॉयल्टी भी इंप्लीमेंट की जाने लगी, डीप वाटर के लिए 5%, अल्ट्रा डीप वाटर के लिए 2%, साथ ही साथ सैलो वाटर के लिए जो रॉयल्टी थी उसको 10% से बढ़ाकर 5.5% कर दिया गया। तो जो हेल्प पॉलिसी है वो रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल पे है, ना कि आपके प्रॉफिट शेयरिंग मॉडल पे। क्योंकि कई बार कंपनियां बोल देती थी हमारे यहाँ पानी फिल हो गया तो हमें प्रॉफिट हुआ ही नहीं। तो ये सब चीज़ें होती थी, गवर्नमेंट ने इसीलिए ऐसा किया। बाकी ऑनलाइन स्टोरेज मैनेजमेंट इंप्लीमेंट किया जाना चाहिए। FCI के जितने भी गोदाम हैं देश में या फिर PDS के लिए, तो डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन रोडमैप बना रहा है ऑनलाइन स्टोरेज मैनेजमेंट के लिए। डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन पूरे देश में ऑनलाइन स्टोरेज मैनेजमेंट के लिए क्या बना रहा है? रोडमैप। देखिए, अगर
यूनिफॉर्मिटी लानी है आपको गवर्नमेंट के सारे सेक्टर्स में, तो ये ऑनलाइन प्रोग्राम तो आपको इम्प्लीमेंट करने ही पड़ेंगे, यानी कंप्यूटराइजेशन करना ही पड़ेगा, वरना इसमें से पता नहीं कितनी बोरियां गायब हो जाएंगी, पता भी नहीं चलेगा। तो टैगिंग और कंप्यूटराइजेशन ये मस्ट होने चाहिए। इसीलिए एफसीआई क्या कर रहा है, इसने रोड मैप बनाया है ऑनलाइन स्टोरेज मैनेजमेंट के लिए पूरे देश में। ये क्या करेगा, सिंगल सोर्स होगा इन्फॉर्मेशन का, फूड ग्रेन पूरे देश में जितना भी स्टोर होगा उसका सिंगल इन्फॉर्मेशन सोर्स होगा ऑनलाइन स्टोरेज मैनेजमेंट। तो स्टेट्स क्या करेंगे, उनके पोर्टल को भी इससे जोड़ दिया जाएगा सेंट्रल पोर्टल से, तो हर राज्य में कितना गेहूं है, कितना धान है, सब आपको मिल जाएगा। तो ऑनलाइन स्टोरेज मैनेजमेंट 16 राज्यों ने रीएश्योर किया है कि भैया जैसे ही ये स्टोरेज मैनेजमेंट एप्लीकेशन आपका डेवलप हो जाता है तो हम लोग इस तरफ आगे बढ़ेंगे। कोशिश की जा रही है कि मार्च 22 तक इसको इम्प्लीमेंट कर दिया है और स्टोरेज, स्टॉकिंग, मूवमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन सब की जानकारी आपको ऑनलाइन प्रोवाइड की जा सके, यानी ट्रांसपेरेंसी आ सके। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की बात करें तो 1997 में इंडिया में अप्लाई किया गया पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ये देख लीजिए, वर्चुअल पीपीपी रोड शो ऑर्गेनाइज किया गया मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स द्वारा इन्वेस्ट इंडिया के साथ मिलकर, स्मार्ट सिटी मिशन के लिए इंप्लीमेंट हुआ है। देख लेते हैं, वर्चुअल रोड शो है यानी ट्रैफिक जाम नहीं होगा, कि पीपीपी अपॉर्चुनिटीज़ को कैसे हम यूटिलाइज कर सकते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं स्मार्ट सिटी मिशन में। ये जो रोड शो है महुआ और इन्वेस्ट इंडिया ने ऑर्गेनाइज किया। नेशनल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी है महुआ, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के तहत आता है। तो पहली बार ऐसा इन्वेस्टर रोड शो हुआ है जिसमें स्मार्ट सिटी सीईओज ने डायरेक्टली पार्टिसिपेट किया। तो स्मार्ट सिटी मिशन में प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन के लिए मिनिस्ट्री जो है फोकस कर रही है। यहाँ पर देख लीजिए, स्मार्ट मैनर में कई सारे इनोवेटिव सॉल्यूशंस मिल जाएंगे प्राइवेट सेक्टर द्वारा। अभी तक 228 पीपीपी प्रोजेक्ट जिनकी कॉस्ट है 22,000 करोड़, 60 से अधिक स्मार्ट सिटीज़ में इंप्लीमेंट किया जा रहे हैं। तो पीपीपी यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के द्वारा किसी भी सेक्टर को अच्छा किया जा सकता है, ये बात तो आपको पता ही है, बाकी ये फैक्ट रखने की जरूरत नहीं हमें। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी इन्वेस्ट इंडिया द्वारा एक पोर्टल डेवलप किया गया है जिस पर 3.5 मिलियन व्यू आ चुके हैं 195 कंट्री से, ठीक है। तो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट क्या कर रहा है, ग्लोबल इंटरेस्ट को भी अट्रैक्ट कर रहा है। इन्वेस्ट इंडिया का मतलब क्या है, इन्वेस्ट लेके आओ भैया कहीं से, तो इसीलिए कोशिश करता है पूरे विश्व में दिखाता है अपने को कि भैया हमारे यहाँ ये प्रोजेक्ट चल रहे हैं और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बहुत बढ़िया है। तो इन्वेस्ट इंडिया क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन फॉर पब्लिक एंड डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। 2009 में इसकी स्थापना हुई थी इन्वेस्ट इंडिया की। किसके तहत आता है ये, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के तहत इन्वेस्टमेंट प्रमोशन और फैसिलिटेशन का काम करता है। बाकी स्मार्ट सिटी मिशन आपको पता ही है 25 जून 2015 को लॉन्च किया गया। स्मार्ट सिटी मिशन में आपको याद रखना है 24 एरिया हैं, 24 की एरिया हैं, 3 डायरेक्टली रिलेटेड हैं वाटर से और 7 जो है इनडायरेक्टली रिलेटेड हैं वाटर से। क्योंकि इस बार ये 24 की एरिया बहुत ज़्यादा चर्चा में रह रहा है, तो शायद आपसे किसी भी स्टेटमेंट पूछ लें। मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तो टेक केयर, गुड बाय एंड जय हिंद।